तो ये इकोनॉमी की सीरीज़ जो हम लोग स्टार्ट किए थे, ये उसकी वीडियो है। जैसे इसके पहले हम लोग क्वालिटेटिव टूल्स की बात कर रहे थे, उसी में हम लोग पीएसएल की बात किए थे, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप एक शीट ऑफ पेपर रखिए और पेन रखिए, और जो भी मैं बोलता हूँ उसको लिखते रहिए, तो ये नोट्स प्रिपेयर होगा। क्योंकि अभी मेरे पास नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, बाद में मैं पीडीएफ दे दूँगा, बट अभी के लिए आपको ये करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और जहाँ डाउट हो रहा है आप पूछ सकते हैं। देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, ये क्वालिटेटिव क्यों होता है, क्वालिटेटिव टूल्स क्या होता है। जैसे पिछली वीडियो में हम लोग बात किए थे कि क्योंकि सेलेक्टिव होता है। ये सेलेक्टिव क्यों होता है, क्योंकि पर्टिकुलर सेक्टर वाइज सेलेक्ट किया जाता है। अब जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो गया, इसमें क्या होता है, कुछ कुछ कैटेगरी डिवाइड होते हैं। जैसे कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद से आपका जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, उसके बाद से आपका एमएसएमई हो गया। ठीक है, एमएसएमई हो गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एजुकेशन पे, ठीक है, हाउसिंग पे, उसके बाद से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब जो होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये सब जो सेक्टर होते हैं, इन पे आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग देनी होती है। ये क्यों, जैसे सारे बैंक जो होते हैं वो लोन देते हैं। ठीक है, बैंकों का काम लोन देना होता है, तो इन पे कुछ ऑब्लिगेशन होता है कि ये अपने लोन का कुछ पोर्शन जो होता है इन पर्टिकुलर सेक्टर में ये अपना लोन बांटेंगे। ठीक है, ये क्यों हुआ था, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए हुआ था। इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है कि जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है कि मोर पीपल को और ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे बैंकिंग सिस्टम में। बैंकिंग सिस्टम में जब बैंकिंग रिफॉर्म आया था, हम लोग बात किए थे पिछले वीडियो में, कि उसमें क्या होता था कि इंक्लूसिवनेस लेके आया गया था। क्योंकि पीपल जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्सक्लूड हो गए थे, वो बैंकिंग सिस्टम के बारे में जान नहीं पा रहे थे, वो परफॉर्म नहीं, वो बैंकिंग सिस्टम में आ नहीं पा रहे थे। इस वजह से इन लोगों को भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर में लाया गया था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के थ्रू। ठीक है, ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म था। अब इसमें अलग अलग बैंक के लिए क्या नॉर्म्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि क्या क्या नॉर्म्स होते हैं अलग अलग बैंकों के लिए। देखिए क्या हुआ था, जो भी बैंक होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये अभी 2022 तक का ये गाइडलाइन है कि अभी 2023 में भी यही चीज़ें सेम चल रही हैं। जैसे डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक होती हैं, जैसे डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक कोई भी हो सकती है, जैसे प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट बैंक, कोई भी बैंक हो गया, ये डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक होती है। तो इसमें क्या क्या होता है कि इसका 40% टोटल क्रेडिट जो होता है, इसमें क्या होता है कि ये CEOBEC जैसे तो क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर जो होता है उसमें उनका होना चाहिए। और जो फॉरेन ब्रांच जो होते हैं, जैसे कि फॉरेन बैंक हो गए, जैसे कि मान लीजिए डोमेस्टिक बैंक, डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, DCB, और फॉरेन बैंक जिनके 20 से ज़्यादा ब्रांच हैं, 20 या 20 से ज़्यादा ब्रांच हैं, ये उनके लिए नॉर्म्स हैं। ये क्या नॉर्म्स हैं कि अपने टोटल क्रेडिट का जितना भी इनका क्रेडिट हो रहा है उसका ANBC जैसे कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, जैसे टोटल क्रेडिट का 40% इनको अलग रखना। इस 40% का ही इन लोग को अलग अलग सेक्टर वाइज इन लोग को करना है। टोटल जैसे इनका ANBC जितना भी निकलता है, ANBC का मतलब हुआ, ANBC मतलब होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ठीक है, इसका 40% इनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना पड़ता है। ठीक है, अब पर्टिकुलर सेक्टर वाइज कितना देना पड़ता है, ये आपका डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक पे अप्लाई होता है, और फॉरेन बैंक जो होते हैं जिनका 20 से ज़्यादा या 20 से ज़्यादा ब्रांच है उन पे अप्लाई होता है। ठीक है, अब ये इस 40% का कितना कितना सेक्शन देना पड़ता है, जैसे 40% का 40% का 18% इनको देना पड़ता है एग्रीकल्चर में। ठीक है, एग्रीकल्चर में, ठीक है, एग्रीकल्चर में देना पड़ता है। उसके बाद से इस एग्रीकल्चर में भी इनका जो 18% है, इस 18% का फर्दर 10% इनको स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को देना पड़ता है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को देना पड़ता है। ये स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं, जिनका 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम लैंड होता है, वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के अंदर में आते हैं। तो ये 18% एग्रीकल्चर लोन का 10% जो है इनको स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को देना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब वो भी फेज्ड मैनर में। फेज्ड मैनर क्या होता है, जैसे कि फेज्ड मैनर ये होता है कि ये तो आपका क्लियर हो गया कि हाँ 18% एग्रीकल्चर में देना, उस 18% का 10% स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को देना है। अब ये फेज्ड मैनर में देना होगा। फेज्ड मैनर क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए 2020-21 में 10% दे रहे हैं, 10% दे रहे हैं अगर एग्रीकल्चर को,
वीकर सेक्शन, अगर उस एग्रीकल्चर वाले को, स्मॉल मार्जिन फार्मर को ये 10% जैसे टोटल देना है इनको, तो ये 2020-21 में ये देंगे 5%, ठीक है। 22-23 में ये देंगे, 21-22 में देंगे, 21-22 में ये इसको बढ़ाते जाएंगे, 5 से 6% हो गया, ठीक है। 22-23 में ये बढ़ाते जाएंगे, 7% हो गया, ऐसे ऐसे कर करके इनको 23-24 तक 10% पर पहुंचाना है, ठीक है। ये ऐसे फेज्ड मैनर होता है, मतलब एकदम से नहीं पूरा 10% देना है, थोड़े थोड़े बढ़ा के देना है, मतलब कि कभी 5 हो गया एक साल, फिर उसके अगले साल 6 हो गया, फिर 7 हो गया, ऐसे कर करके बढ़ाना है, 23-24 तक इनको 10% तक करना है, ठीक है। अब फर्दर उसी 40% का, जैसे 18% हम डिवाइड कर चुके थे, फिर 40% का जो बचा है 7.5%, इसको देना है इनको माइक्रो इंटरप्राइजेस को। माइक्रो इंटरप्राइज जैसे एमएसएमई होता है ना, तो स्मॉल होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, तो उसमें से जो माइक्रो इंटरप्राइजेस होता है उसको देना है इनको 7.5% तक का लोन, ठीक है। उसके बाद से 12% इनको देना है एडवांस टू द वीकर सेक्शन को देना है इनको, वीकर सेक्शन, ठीक है, वो भी फेज्ड मैनर में। इनका भी फेज्ड मैनर वही है। अब 12% का पहले स्टार्ट होगा 10% से, फिर ये 11% होगा, फिर 11.5 होगा, फिर 12%, तो ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। तो ये ऐसे लोन देना है इनको। तो पहला क्या था, तो 40% का 18% एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसमें से 10% जो होता है एसएमएफ फार्मर्स को देना है, फिर 7.5 वो भी फेज्ड मैनर में देना है, फिर 7.5% माइक्रो इंटरप्राइजेस को देना है, और 12% जो है वो वीकर सेक्शन को देना है, वो भी फेज्ड मैनर में, ठीक है। तो ये ऐसे डिवीजन होता है, ठीक है। ये हम उनकी बात कर लिए। अब हम बात करेंगे ऐसे जो फॉरेन, ये इसमें फॉरेन बैंक भी आते हैं जिनका ब्रांच जो होता है 20 से हो या 20 से ज़्यादा हो, ठीक है। अब वो बैंक वो फॉरेन बैंक जो 20 से कम ब्रांच रखते हैं, उनके लिए क्या नॉर्म्स हैं, वो अपना 40% ऑफ ANBC जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है ANBC का 40% ये करेंगे। अब इस 40% में 32% ये ऐसे फॉरेन बैंक जिनका 20 से कम ब्रांच है, उनके लिए ये नॉर्म्स हैं। इस 40% ANBC का ही देना पड़ता है। अब इस ANBC का 40% का 32% जो है ये देंगे एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट क्रेडिट देंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकता है 32 से, और 8% या उससे ज़्यादा जो होगा, 8% या उससे ज़्यादा ये अदर प्रायोरिटी सेक्टर में देंगे, ठीक है, अदर प्रायोरिटी सेक्टर में देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे जो 20 से कम ब्रांच हैं फॉरेन बैंक उनके लिए ये नॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ये हम लोग डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक, और ये जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों बैंक आती हैं, और फॉरेन जो बैंक हैं उनके बारे में हम लोग जिक्र कर लिए, ठीक है। ये ऐसे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजनल रूरल बैंक के बारे में, ठीक है। तो देखिए रीजनल रूरल बैंक में क्या होता है, उनके लिए क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक जो होती हैं उनके लिए नॉर्म्स जो होता है वो आपका 75%, जैसे 75% टोटल, जैसे ANBC का 75% इनको ANBC का देना पड़ता है। जैसे उसके पहले हम लोग डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक का पढ़े थे तो 40% था, लेकिन रीजनल रूरल बैंक RRB रीजनल रूरल बैंक के लिए 75% ऑफ ANBC देना पड़ता है, ANBC का 75%, ठीक है। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 75% देना पड़ता है। अब इस 75% में से इनको क्या क्या करना पड़ता है, 18% ये देंगे एग्रीकल्चर में, ठीक है। 18% वो भी दे रहे थे, इनको भी 18% देना एग्रीकल्चर में, जिसमें यही सेम चीज़ है, 10% इनको SMF को देना है जो कि फेज्ड मैनर में, ठीक है। हो गया, SMF को देना जो कि फेज्ड मैनर में, ये बात कर लिए। प्लस 7.5% इनको माइक्रो इंटरप्राइजेस को देना है, ठीक है, ये भी हम लोग बात कर चुके थे, ये ठीक है। लेकिन ये वीकर सेक्शन को, जैसे कि डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक जो थे वो देते थे वीकर सेक्शन को 12%, लेकिन ये देंगे 15%। यही एक यूनिक होता है, ये 15% देते हैं वीकर सेक्शन को, लेकिन इनका फेज्ड मैनर नहीं होता है, डायरेक्टली इनको 15% देना होता है, ये कोई फेज्ड मैनर नहीं है, यही डिफरेंस होता है, नो फेज्ड मैनर, ठीक है, और 15% देना होता है। बाकी सब सेम था, इक्वल था डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब हम अगला बात करेंगे कि जैसे कि अभी हम RRB डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक की बात की, RRB की बात की, अब हम लोग स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की बात करेंगे, उसमें क्या होता है। देखिए स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए क्या होता है, इनको भी 75% ही देना पड़ता है। इनको कंपेयर करिए RRB से, 75% इनको भी देना होता है अपने ANBC का, ठीक है। अब उस 75% का 18% ये देंगे एग्रीकल्चर में, सेम है। 10% उसका SMF को फेज्ड मैनर में, ठीक है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 7.5% माइक्रो इंटरप्राइजेस को, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
लेकिन ये वीकर सेक्शन, सबका वीकर सेक्शन ही बदल रहा है और ये ऊपर का ये बदल रहा है, ठीक है। ये वीकर सेक्शन को 12% देंगे हम लोग स्मॉल मार्जिनल फार्म, ये हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की, ठीक है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, इसकी बात कर रहे हैं। ये 75% देगा, जिसका 15 आपका 18% एग्रीकल्चर में, 18% का 10% स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को फेज्ड मैनर में, उसके बाद से 7.5% देगा माइक्रो इंटरप्राइजेस को, और ये देगा 12% देगा वीकर सेक्शन को, जो पहले हम लोग डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक पढ़े थे उसी के बराबर 12% देगा ये वीकर सेक्शन को, वो भी फेज्ड मैनर में। ये फेज्ड मैनर हम लोग आरआरबी में नहीं पढ़े थे, आरआरबी में फेज्ड मैनर नहीं था, लेकिन इसमें फेज्ड मैनर होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये आपका हो गया। तो ये सब नॉर्म्स जो थे, एक प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होता है, उसके लिए भी नॉर्म्स है, उसको भी देख लेते हैं। वो भी आपका 40% ऑफ ANBC देगा, उसको बढ़ा के 40, ये आपका बात करते रुकिए, ये आपका 40% ANBC का, ये हम लोग बात कर रहे हैं प्राइमरी UCB अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। वैसे तो सारे पे नहीं अप्लाई होता है कोऑपरेटिव बैंक पे, लेकिन प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव पे अप्लाई होता है, जिसका ये 40% ऑफ ANBC का देगा, इसको बढ़ाएगा वो 75% करेगा 2024 तक, फेज्ड मैनर में है ना, तो ये 40% का ये बढ़ा के 75% करके ये लाएगा इक्वल में RRB और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के बराबर, ठीक है। बस इसमें यही जानना है बस। इसका भी आपका 7.5% आपका माइक्रो इंटरप्राइजेस होता है, 12% आपका वीकर सेक्शन होता है, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर वाला कोई नॉर्म्स अभी नहीं है, ठीक है। तो ये होता है। अब देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो होता है उसमें क्या होता है कि इसमें एक कार्ड मिलता है, जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो लोग कर रहे हैं उनको कुछ सर्टिफिकेट मिलता है, और अगर मान लीजिए कोई एक बैंक के पास अपना PSL नॉर्म्स नहीं पूरा किया है तो वो दूसरे से खरीद सकता है, लेकिन सेम खरीदना पड़ेगा। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर का अगर प्रायोरिटी सेक्टर सर्टिफिकेट लेना है तो वो एग्रीकल्चर का ही खरीद सकता है उसको पूरा करने के लिए, ऐसा नहीं कि वो एग्रीकल्चर का पूरा नहीं किया है और किसी और से वो MSME का खरीद ले, माइक्रो इंटरप्राइजेस का ले ले, तो वो नहीं चलेगा। अगर आपके पास एग्रीकल्चर की कमी वाला है तो आप एग्रीकल्चर का ही सर्टिफिकेट दूसरे बैंक से जो अधिक कर चुके हैं, जैसे कि मान लीजिए एक बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा PSL पूरा कर चुका है एग्रीकल्चर का, तो वो बेच सकता है अपने सर्टिफिकेट को दूसरे बैंक के साथ, ठीक है। तो दूसरा बैंक को एग्रीकल्चर की ही नीड होगी तो ही ले सकता है, अदरवाइज़ अगर उसको माइक्रो इंटरप्राइजेस का नीड है तो वो एग्रीकल्चर की नीड से पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सेम सर्टिफिकेट खरीदा और बेचा जाता है, क्रेडिट जैसे सेल और परचेस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती हैं। अगर PSL नॉर्म्स पूरा नहीं होता है तो नाबार्ड जो है, देखिए नाबार्ड जो है अगर PSL नॉर्म्स पूरा नहीं होता है तो नाबार्ड एक, जैसे कि एक आपका अकाउंट जो है, ये अगर ये लोग फेल होते हैं तो नाबार्ड के एसोसिएट में लोग इन्वेस्ट करेंगे। अगर बैंक PSL नॉर्म्स को पूरा नहीं कर पाता है तो उसको नाबार्ड के एसोसिएट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि एक बना हुआ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसमें इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि नाबार्ड मैनेज करता है, ठीक है। इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर PSL नॉर्म्स पूरा नहीं हुआ तो, और PSL नॉर्म्स हमेशा चेक होता रहता है और अगर नहीं पूरा हुआ तो ये देखिए ये चीज़ हो गया। और कोऑपरेटिव बैंक पे PSL नॉर्म्स अप्लाई नहीं होता है सिवाय अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को छोड़ के, ठीक है। बाकी सारे कोऑपरेटिव बैंक पे PSL नॉर्म्स अप्लाई नहीं होता है, ठीक। तो ये सब आपका PSL के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं।